कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को तरंग प्रकाशिकी की भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है यंग का द्विस्लिट का प्रयोग दिया हुआ है और इस पे हमें फिर फ्रिंजों की चौड़ाई निकालें। ये प्रकाश स्रोत आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश स्रोत समांतर आपतित हो रहा है। यहाँ पर एक स्लिट है, ये छिद्र कर देते हैं। कागज की प्लेट में उसमें कांच की प्लेट पर पेंट करके और एक सुई से एक छेद कर देते हैं, इसको एक लाइन खींच देते हैं, यही स्लिट होती है। इसके आगे आपको दोहरी स्लिट दिखाई दे रही है। पहले तो स्लिट एक ही थी, अब इसके बाद दो हिस्सों में बटी है, S1 और S2 में। इसके बाद ये पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पे पर्दा है। ये पर्दे पर ये कई सारी स्लिटें अपने आप दिखाई दी, प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन प्रतिबिंब में आपको सफेद और काले रंग की जो पट्टियां दिखाई दे रही है, ये सफेद रंग की पट्टी दिखाई दे रही है, फिर काली है, फिर सफेद रंग की, फिर काली है, फिर सफेद रंग की, ये पट्टियां बननी चालू होती है। और यही हमारा क्या है, यंग के द्विस्लिट का प्रयोगी प्रदर्शन दिखाया गया। यहाँ पर स्लिट दिखाई हुई है। पहली स्लिट है S1, फिर इसके बाद SM, फिर S1 S2 दो स्लिटें हैं। ये आपस में तरंगे चलती हैं और आगे कटती हुई जाती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं कहीं पर और कहीं पर एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। तो ये करके हमें जो है यहाँ पर एक काली फ्रिंज दिखाई देती है, फिर ये ब्राइट चमकीली फ्रिंज दिखाई देती है, ये B आपकी चमकीली होगी, D डार्क हो गई, फिर ये हो गई। ये पर्दा आपको दिया हुआ है। पर्दे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो दूरी है ये कैपिटल D होगी, हम इसके दूर, और ये जो बीच की दूरी स्मॉल d यहां मान लेंगे, ये स्मॉल d लेंगे। और इसमें जो किसी एक फ्रिंज की दूरी जो होगी वो केंद्रीय फ्रिंज से लेंगे, ये केंद्रीय फ्रिंज लेंगे। यहां से हम दूरी को लेना चालू करेंगे। चलो देखते हैं इसमें कैसे क्या है। ये फ्रिंज है, बन के पैटर्न इसका दिखता कैसे, बिल्कुल ऐसे। ये एक बार अधिकतम होगी, फिर एक बार न्यूनतम होगी, फिर अधिकतम होगी, फिर न्यूनतम, इस तरह से क्रम चलता रहता है। तो अधिकतम और न्यूनतम का ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से हमें ये न्यूनतम, फिर ये अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, तो काली सफेद रंग की ये पट्टियां हमें दिखाई देती है। यही व्यतिकरण प्रारूप होता है। व्यतिकरण प्रारूप में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और इन्हीं की स्थितियों को नाप करके हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नापते हैं। चलो देखते हैं इसके आगे। मान लिया ये यंग का जो है प्रयोग अब इन्होंने आगे शुरू करी कि फ्रिंज की चौड़ाई हम नापेंगे कैसे। तो ये मैंने पहले बताया कि ये दो स्लिटों के बीच की दूरी थी S1 S2, इनके बीच की दूरी थी स्मॉल d और इसके दूरी पर कैपिटल D एक पर्दा रखा हुआ है और ये केंद्रीय फ्रिंज से जो दूरी है P की, ये दीप्त हो या अदीप्त हो, ये x दूरी मानी गई। ये हमारी दूरी यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये दूरी x। और ध्यान रखना है ये पर्दा है, हमने पहले बताया था, ये पर्दा रखा हुआ है जो XY के रूप में दिखाई दे रहा है। यही बातें इसमें लिखना चालू। मान लेते हैं S एक स्लिट है। S कौन सी स्लिट है, यहाँ पे जो रखी हुई है स्लिट, जो एक वर्णीय प्रकाश के स्रोत से प्रकाशित है। S1 और S2 उसके समीपवर्ती दो स्लिटें हैं जो S के समांतर हैं तथा S से बराबर दूरी पर स्थित हैं। S1 और S2 दो कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। मान लिया इसमें S1 S2 का मान स्मॉल d। मान लो S1 और S2 से d दूरी पर एक पर्दा XY है जिस पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं। पर्दे पर O1 दोनों स्रोत S1 और S2 से बराबर दूरी पर है। अतः इस बिंदु पर दोनों स्रोतों को चलकर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होगा, फलस्वरूप O1 पर अधिक तीव्रता होगी। मान लिया पर्दे पर O1 से दूरी x तथा एक बिंदु P है जहां उसकी दूरी O1 से x है। अब आगे बढ़ते हैं जरा अपने सूत्र स्थापित करने के लिए। ये फिर से मैंने चित्र आपको दिखा दिया है, ये दूरियां मैंने सारी बता दी है। अब इसमें मैं ये लंब डालने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये लंब डाल रहा हूं मैं, ये लंब डाला, ये जो बिंदु दिया इसको मैंने A दे दिया और यहां से भी इस पर मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, ये चित्र में दिया हुआ नहीं है तो बच्चों चित्र में ये आप लोग अपने आप बनाएंगे। ये यहां से मिला देना है और ये जो एंगल है यहां पर ये थीटा बनेगा और यहां पर भी ये कोण थीटा ही बनेगा। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। ये तो मैंने वर्णन इसका करके बता दिया है। अब मुझे त्रिभुज लेना है, तो सबसे पहले त्रिभुज छोटा सा ले रहा हूं मैं, S1, ये S1 है और S2 है, फिर A है। S1 S2 A में साइन थीटा लेना चाह रहा हूं, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब तो S2A है और कर्ण इसमें से क्या होगा, S1 S2। S1 S2 का जो दूरी है वो स्मॉल d है, तो यहां रख दीजिए, तो S2A हो जाएगा और बटे में स्मॉल d हो जाएगा। अब जरा त्रिभुज अपना बड़ा कर दीजिए, ये वाला ले लीजिए। तो त्रिभुज कौन सा लेना चाह रहा हूं, त्रिभुज लेना चाह रहा हूं मैं OP। देखिए O है यहाँ पर बिंदु और ये P है और यहाँ पर O1 है, O1 में। तो ये लेना चाह रहा हूं मैं tan थीटा, तो tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा लंब बटे
टेन थीटा या साइन थीटा मतलब एक ही होती है बात, तो मैं अभी साइन थीटा ही लेना चाहूंगा। साइन थीटा ही लिखिए। साइन थीटा लंब बटे आधार का लंब, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है O1P, तो यहाँ पर आप O1P कर दीजिए और बटे में आधार और कर्ण यहाँ पे लगभग बराबर होता है कि दूरी पर्दा जो है बहुत दूर रखा हुआ होता है, तो ये OP लिख दीजिए या आप O1 लिख दीजिए, एक ही मतलब है। तो O1 लिख दे रहा हूं मैं। तो OP का मान कितना है, ये तो देखो OP1 का मान यहाँ से x है, देखो ध्यान से O1P का मान x है और ये जो दूरी है वो पर्दे की है, वो कैपिटल D के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा में कर्ण लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना OP आएगा, लेकिन OP जो है वास्तव में किसके बराबर है, OP जो है O1 के बराबर, ध्यान रखना इसमें OP जो है वो O1 के बराबर होगा लगभग, और इसका मान जो है हम कैपिटल D रख के देख रहे हैं, तो ये साइन थीटा में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 और 2 हो गई, ये 2 हो गई, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों के मान बराबर धर देंगे, तो ये हो जाएगा S2D S2A बटे में कितना है, स्मॉल d है, बराबर ये x बटे d हो जाएगा, तो इससे S2A का मान कितना आ जाएगा, x बटे d इंटू स्मॉल d, या इसको हम कह सकते हैं ये वास्तव में क्या आया, पथांतर आया, ये पथांतर हो गया है, तो ये कितना हो गया, x कैपिटल D बटे स्मॉल d। तो ये ध्यान रखना है। अब तीव्रता और अधिक और दीप्त फ्रिंजों के लिए जो चलना पड़ेगा उसके बारे में बताना है आपको। अब ले रहे हैं हम अधिकतम तीव्रता के लिए। अधिकतम तीव्रता के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर λ/2 का समगुणक होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो S2A का जो मान आया वास्तव में कितना हो जाएगा, S2A का मान हो जाएगा, ये λ/2 का गुणा किससे करेंगे, 2n से कर देंगे, जहां n का मान जो हो जाएगा कितना, कोई सा भी ले लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे ही कोई मान डाल सकते हैं, आप ले सकते हैं इसमें से। तो चलते हैं जरा आगे देखते हैं, फिर इसमें से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये λn हो जाएगा, ये मान हम वहां रखेंगे, तो S2A का मान कितना हो गया, λn हो गया। तो ये मान हमें कहां रखना है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई और ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो समीकरण 3 व 4 से लेते हैं, यहां लिखना है समीकरण 3 व 4 से, जरा देखते हैं क्या निकल के आता। समीकरण 3 में क्या था, देखो यहाँ पे S2A का मान था x D अपॉन कैपिटल D और ये मान था आपका n लैम्डा, तो रख देते हैं दोनों मान, x D अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, तो इससे x का मान निकल जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, n इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब ये हम दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ क्या चीज है, दीप्त फ्रिंज के लिए है, तो दीप्त फ्रिंज वो जो चौड़ाई दिखाई दे रही थी फ्रिंज के लिए चल रहा है। तो मान लेते हैं, माना NV फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी कितनी है, xn है, तो यहां पर xn बराबर हो जाएगा n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब क्या लेना है, n-1v, n-1v दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, फ्रिंज से दूरी ले रहे हैं, ये हो जाएगी xn-1, तो xn-1 क्या हो जाएगा, यहां पर n की जगह n-1 हो जाएगा और ये d लैम्डा अपॉन स्मॉल d हो जाएगा। हमें निकालनी है फ्रिंज की चौड़ाई, तो यहां लिखनी है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ये चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, हम xn में से xn-1 माइनस कर देंगे। चौड़ाई को चाहे अल्फा बीटा जिससे दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो, या w से दिखा सकते हो, मर्जी है आपकी।
दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मैं W से दिखा रहा हूं, तो यहाँ देखो एक्स एन का मान रख देते हैं, तो कितना है हमारे पास, एन है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है, माइनस एन माइनस 1 है और डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है। तो W बराबर, इसमें देखो डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन है, तो एन माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ एन से एन कट जाएगा, तो W का मान कितना आ गया, ये आ गया डी लैम्डा अपॉन डी। यही दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, ध्यान रखना, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है ये। क्योंकि यह एन से स्वतंत्र है, अतः क्या होगा, अतः सभी दीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होंगी। तो ये आपको याद रखना है इसके लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ले रहे हैं न्यूनतम तीव्रता के लिए। न्यूनतम तीव्रता के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, पथांतर S2A का मान जो है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, यानी कि लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए, यानी के लिए लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए। तो हमने ये विषम ले लिया इसका। अभी दोनों मान धर दीजिए, इसको बराबर कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है, देखो ये हो जाएगा x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 और लैम्डा बाई 2 हो जाएगा ये। इससे x का मान निकल जाएगा, कितना रहेगा, 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। तो ये जो है अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आ गई। अब मान लिया NV यही है, माना NV अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी xn है, तो यहाँ xn का मान आ जाएगा 2n-1 और d लैम्डा अपॉन d। अब क्या निकालना है हमें, n-1वीं फ्रिंज का निकालते हैं हम। अब n-1वीं अदीप्त फ्रिंज, ये ध्यान रखना, ये अदीप्त फ्रिंज चाहिए हमें। अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ये xn-1 है ले रहे हैं हम। ये xn-1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और n की जगह n-1 आ जाएगा, और -1 तो है ही है, और यहाँ पे d लैम्डा अपॉन स्मॉल d हो जाएगा। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे हम। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W जो होगी वो हो जाएगी xn-1 रख दीजिए। तो W बराबर xn का मान रखना चाह रहे हैं, तो 2 है और कितना है 2n-1 और d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और माइनस यहाँ कितना है आपका, ये आपका है 2 है, फिर n-1 है, -1 है और d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा 2n-1 और माइनस इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो 2n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ये अंदर गुणा करने पर, और ये माइनस जो है ये प्लस का 1 बच जाएगा। और क्या बचा यहाँ पे, स्मॉल, ये कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। बच्चे में ये 2D भी बचा हुआ था, 2D हमारा छूट रहा है, इसलिए 2D को भी अपने पास रखिएगा। ये रहा 2D, यहाँ पर भी 2D है, यहाँ पर भी ये 2D ही रहेगा। अब जरा देखिए, यहाँ से 2n से तो 2n कट जाएगा, बचा क्या, इस 1 से ये 1 भी कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा।
तो W बराबर हो जाएगा 2 गुणा डी लैम्डा अपॉन 2D। 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। क्योंकि यह भी n से स्वतंत्र है, तो यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि यह भी n से स्वतंत्र है, अतः सभी अदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होंगी। इसका मतलब ये दिखाई दिया आपको कि ये जो सूत्र था पहले भी इतना ही आया था, दीप्त के लिए और अदीप्त के लिए भी इतना ही आया, यानी दोनों फ्रिंजेस समान चौड़ाई की बनेंगी। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है और इसी पे हमारा कार्यभार लगा रहेगा। अभी जो मैंने ये सूत्र स्थापित करके दिखाया वही बुक में ये इसी प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे बुक में भी जरा कैसे है। ये आपका वैसे दीप्त फ्रिंजों के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही सूत्र निकाला था मैंने, जो वही सूत्र यहाँ पर भी निकल करके आ रहा है। और ये अदीप्त फ्रिंज के लिए भी निकाला गया है, इसमें भी सूत्र वही आया है जो निकाला गया। तो इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, दीप्त फ्रिंज में जो चौड़ाई आई थी वो W मैंने लिख करके दी थी, तो कितनी आई थी, वो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी ही आई थी आपकी। और यहाँ पर क्या शुरू हुई, अदीप्त फ्रिंज के लिए भी जो मैंने चौड़ाई बताई थी वो भी डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी ही बताई थी, दोनों ही समान थी चौड़ाइयां। इसलिए क्या होता है, ये आपकी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्योंकि n से स्वतंत्र थी, ये मैंने बता दिया आपको, ये सूत्र मैंने निकाल दिया था, पूरा दिखा दिया था आपको पहले ही। अब इसमें कुछ बातें आती हैं, ये चौड़ाई मैंने निकाल के आपको दिखा दी थी। अतः दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, समीकरण में जो भी स्पष्ट कर लिया है इन्होंने, यानी बीटा 1 बीटा 2 ये बराबरी बता रहे, वो W मैंने लिख दिया था सब कुछ, ये W ही लिख करके दिखाया था मैंने, W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, मुझे पता था दोनों समान आएंगी, इसलिए मैंने अल्फा और बीटा को दोनों को एक ही ले लिया था। यहाँ इन्होंने अल्फा और बीटा के रूप में दिखाया है चौड़ाई को। अब देखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई पे निर्भरता क्या क्या चीजें हैं, किस किस पे निर्भर करेगा। तो सबसे पहले है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आप देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, लैम्डा हमारा ऊपर की तरफ, यानी W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, तो वही दिखाया हुआ है। यहाँ पे बीटा बोल रहे हैं इसी चीज को, तो ये क्या हो गया, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रिंज की चौड़ाई अधिक तथा बैगनी रंग के, किसके लिए, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी और बैगनी रंग के लिए चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ऐसा भी कुछ याद रखना है आपको। अब ये कला संबंध स्रोत के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। स्मॉल डी जो था, फ्रिंज की चौड़ाई भी कला संबंध स्रोत के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती, ये डी लिखा हुआ है, डी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात बी बीटा यानी W वही है, व्युत्क्रमानुपाती 1/d। इस प्रकार कला संबंध स्रोतों के निकट होने पर चौड़ाई जो है वो अधिक होती है तथा दूर होने पर चौड़ाई कम होती है। पर्दे की दूरी की बात करें, कला संबंध स्रोतों से पर्दे की दूरी बात करा, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा दोनों कला संबंध स्रोतों से पर्दे की दूरी D के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात बीटा जो समानुपाती कैपिटल डी। इस प्रकार कैपिटल डी अधिक होने पर फ्रिंज की चौड़ाई अधिक दूरी पर, कैपिटल डी कम होने पर कम दूरी पर बनेगी, ये आपको दिखाना है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, ये मैंने बता दिया आपको, जो सूत्र निकाला गया था W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इसी से ही हम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी निकाल सकते हैं। लैम्डा कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, इसमें स्मॉल डी पता है, कैपिटल डी पता है, चौड़ाई को नाप करके हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं, यही इसमें बताया गया है। ये है डी के मान, ये सूत्र दिया हुआ है, इस रूप में जो है बीटा और डी और स्मॉल डी के मान ज्ञात हो तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान ज्ञात किया जाता है, क्योंकि लैम्डा का मान नियत रहता है, अतः कैपिटल डी का मान अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना, बहुत विशेष बात है ये। दोनों कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी को कम से कम रखा जाना चाहिए, तभी जाकर के ये स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। चलिए थोड़ा यंग स्लिट का क्या महत्व था वो भी जान लेते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में मुख्यतः 2 महत्व थे। नंबर 1, यह प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग था, पहला महत्व है ये। दूसरा, इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग के रूप में संचित होता है। केवल प्रकाश का तरंग सिद्धांत ही व्यतिकरण को संतोषप्रद व्याख्या कर सकता है। कणिका सिद्धांत न्यूटन के जो है फेल हो जाती है इस पे। आप प्रकाश का ध्रुवण लेते हैं, पहले प्रकाश के ध्रुवण को समझ लेते हैं, फिर बाद में आप पढ़ते रहिएगा। तो साधारण प्रकाश जो होता है वो सभी संभव दिशाओं में कंपन करता है, ये मैंने सभी संभव दिशाएं बना दी, आपको दिखा दी है, ये सभी संभव दिशाओं में वो कंपन करता है प्रकाश।
लेकिन जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल या निकल प्रिज्म से गुजारते हैं, ये आपका निकोल प्रिज्म है, ये मैंने निकोल प्रिज्म लिख दिया। ये तो साधारण प्रकाश है, साधारण प्रकाश। ये क्या है, निकल प्रिज्म है या टूरमैलिन क्रिस्टल बोलते हैं इसको, यहां तो टूरमैलिन क्रिस्टल बोलो। जब यहां से प्रकाश गुजरता है तो ये प्रकाश केवल एक ही दिशा में कंपन करता है, मतलब ये केवल इसी दिशा में कंपन करेगा, इस दिशा में कंपन करेगा, और ये इस दिशा में करेगा। तो इसको हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये है ध्रुवित प्रकाश। और इस क्रिया को या इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यही बातें इसके अंदर समझानी है। तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की मानी गई थी, अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिशी कंपन करते हैं, किंतु अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के कण तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इस घटना से भी हमें कुछ मतलब लेना है। दोनों ही तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं होती हैं, अतः इन गुणों के आधार पर इन दोनों तरंगों के विभेद कर पाना संभव नहीं है। लेकिन ध्रुवण प्रकाश की संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करता है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। चलिए, साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन मैंने दिखाए थे अभी जरा। अनुप्रस्थ कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से तथा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। पीछे दिखाया था साधारण प्रकाश को, ये अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ट्यूबलाइट होगी आदि से उत्सर्जित प्रकाश का जो प्रकाश होता है वो अध्रुवित प्रकाश होते हैं। यदि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ कंपन विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित न हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो मैंने अभी समझाया था आपको। अब ये थोड़ी घटनाएं हैं, थोड़ा अध्रुवित प्रकाश को बताया है। अध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग या विद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। दिखा रखा है यहाँ पे, देखो चारों दिशाओं में। अतः अध्रुवित प्रकाश को तारे अथवा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तारा जैसे स्टार बनता है उस तरह से। अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दो लंबवत दिशाओं में विभाजित किया जा सकता है, नंबर एक कागज तल के समांतर और दूसरा कागज तल के लंबवत। अतः अध्रुवित प्रकाश को तीरों और बिंदुओं के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तीर कागज के तल में समांतर कंपनों को तथा बिंदु कागज के तल के लंबवत कंपनों को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है ये जो दिखाया हुआ बिंदु ये कागज तल के लंबवत में और ये इसके समांतर में दिखाए हुए हैं। तो ये दोनों तरह से प्रदर्शित करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। चलिए कागज तल और इसके बाद को और ढंग से समझ लेते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखा ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन तथा विद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं। यदि ये कंपन कागज तल के समांतर होते हैं तो तीर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, और यदि कागज तल के लंबवत होते हैं तो ये बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कंपन तल देखो क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक दूसरा तल है ध्रुवण तल को दिखा करके। चलिए, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन यानी अनुप्रस्थ कंपन तथा प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों ही स्थित होते हैं, कंपन तल कहलाता है। PQ प्रकाश के संचरण की दिशा में तथा ABCD कंपन तल है। ध्रुवण तल क्या होता है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो तथा कंपन तल के लंबवत हो ध्रुवण तल कहलाता है। चित्र में क्या दिया हुआ है? EFGH ध्रुवण तल दिया हुआ है। ध्रुवण तल के विद्युत वेक्टरों के कंपन नहीं होते हैं। तो ये आपको दिखाया हुआ है, ध्रुवण तल आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला तल ध्रुवण तल है यहाँ पे, और ये कंपन तल यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों तल को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। कंपन और ध्रुवण तल को यहाँ पे स्पष्ट दर्शाया हुआ है। थोड़ा सा कुछ विधियां थी जो मैंने बिल्कुल नीचे लिखी थी समझाने के लिए, पहले मैं देना चाह रहा था परावर्तन विधियां कि ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने की विधियां कौन सी हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी नाम ही याद कर लीजिए, वही बहुत है। परावर्तन है, अपवर्तन है, द्विअपवर्तन है, और द्विवर्णता है और प्रकीर्णन है। अगर इसको कर सकते हैं तो आप लोग अपनी बुक से कर लेंगे इसको। ये समझ लो आपका होमवर्क है, उसको होमवर्क कर लीजिए आप लोग, ज्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जरा कुछ और कि ये क्या चीज है, ब्रूस्टर कोण क्या होता है, या दूसरा नाम भी इसका है ध्रुवण कोण क्या होता है। ब्रूस्टर कोण को हम ध्रुवण कोण भी कहते हैं, या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। ध्रुवण कोण
चलिए देखते हैं क्या है। आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तन प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है ध्रुवण कोण कहलाता है। मतलब किसी कोण के लिए अगर हम परावर्तन की व्याख्या करते जाते हैं तो उसमें किसी एक निश्चित कोण के लिए वो प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, तो उस कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। इसे आईपी से दर्शाते हैं, ये आईपी दर्शाया हुआ है। कांच के लिए इसका मान जो है 57 डिग्री तथा जल के लिए इसका मान 53 डिग्री होता है, ये याद रखना है। ध्रुवण कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, अतः पूर्ण ध्रुवण एक वर्णी प्रकाश से ही संभव है। ब्रूस्टर का नियम समझ लिए क्या है। इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और ध्रुवण कोण आईपी है तो स्पज्या के बराबर होता है, इसकी कोण के स्पज्या यानी कि म्यू बराबर होता है tan आईपी। आईपी क्या है, ध्रुवण कोण है। ये यहाँ पे सूत्र आपको दिया हुआ है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। लेकिन स्नेल ने क्या कहा था, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आईपी अपॉन साइन आर। स्नेल का नियम भी आप लोगों को पता ही है, ये था साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन आई की जगह आईपी दे दिया जाएगा, तो दोनों अब इन दोनों मानों को हम बराबर रख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखी है, दोनों को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद tan आईपी का मान sin आईपी बटे cos आईपी और इधर sin आईपी अपॉन sin आर हो जाएगा, तो ये sin आईपी कट जाएगा। तो कटने से क्या फायदा हुआ, ये हो गया cos आईपी बराबर sin आर। तो cos को sin में चेंज करना है या sin को cos में जो चेंज करना है, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस आर। अब हटा दीजिए, तो ये आईपी बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। इसको इधर ले आइए तो आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी ध्रुवण कोण और परावर्तन कोण का योगफल सदैव 90 अंश होता है। ये आपको सिद्ध करने के लिए भी आता है। ये प्रकाश द्वारा परावर्तन द्वारा ध्रुवण यहाँ पर दिखाया गया है। आपको इसी बात को यहाँ सिद्ध करके दिखाया जो मैंने पहले भी बताया था। साइन 90 माइनस आईपी इधर कर दी चाहे इधर कर दिए, एक ही मतलब है। तो आईपी प्लस आर का मान 90 अंश ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, परावर्तन और अपवर्तन किरणों का परस्पर लंबवत होना आवश्यक होता है ध्रुवण के लिए। चलिए आगे आते हैं। पोलराइड क्या होते हैं। पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल व सस्ती युक्ति को पोलराइड कहते हैं। इसकी बनावट जो है वो E.H. लैंड ने की थी, एक विशिष्ट विधि का विकसित करके पोलराइड का निर्माण किया था। इसमें एक फिल्म होती है जिसमें कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज, याद रखना नाम इसका, नाइट्रोसेलुलोज की पतली शीट का कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या आयोडोक्विनोन सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार फैला कर रखे जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं। इस तरह का ये पोलराइड बताया गया। पोलराइड के द्वारा ध्रुवण ही संभव होता है। यहाँ आपको अध्रुवित प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन पोलराइड से गुजरने के बाद ये प्रकाश ध्रुवित हो चुका है। चलिए पोलराइड के उपयोग क्या होते हैं। प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में काम आता है। इसके लिए धूप के चश्मे में पोलराइड का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है। वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित होता है। पोलराइड आंशिक ध्रुवित प्रकाश के क्षैतिज कंपनों को काट देता है, फलस्वरूप चकाचौंध समाप्त हो जाती है। रात्रि के समय आमने सामने के दो वाहनों को सुरक्षित पार करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। मोटर कार या ट्रकों के विंड स्क्रीन या हेडलाइट के कवर ग्लास पोलराइड के बनाए जाते हैं। पोलराइडों के अक्ष ऊर्ध्वाधर से 45 के कोण पर झुके रहते हैं। जब पोलराइड लगे वाहन एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक के विंड स्क्रीन और दूसरे के हेडलाइट के कवर ग्लास में लगे पोलराइड की अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, अर्थात क्रॉसित हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, एक वाहन के हेडलाइट से निकला प्रकाश दूसरे वाहन की विंड स्क्रीन से कट जाता है, जिससे दूसरे वाहन के चालक को चकाचौंध नहीं मिलती है। इस प्रकार दोनों चालक अपने अपने वाहन को सुरक्षित पार कर लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब किसी भी गाड़ी के शीशे टूटते हैं तो कभी भी बड़े पीस नहीं मिलते, जबकि कांच टूटता है तो बड़ा पीस मिलता है, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं, हीरे मोती की तरह चमकते हैं। वो उसी तरह से दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पोलराइड का ध्रुवक है और एक विश्लेषक है। यानी एक विश्लेषण करने का काम करता है, दूसरा ध्रुवण यानी पोलराइड ध्रुव का काम करता है, पोलराइड में चेंज करने का काम करता है। चलिए नंबर 3 देखिए, धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में करता है। जब साधारण प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वो ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। पोलराइड को विश्लेषक की भांति प्रयुक्त करके ध्रुवण की मात्रा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में कोई समतल ध्रुवित है अथवा आंशिक ध्रुवित है अथवा ध्रुवित है, इसका पता पोलराइड की सहायता से ही लगाया जा सकता है।
नंबर एक है अध्रुवित प्रकाश। प्रकाश को पोलराइड में देखते हैं, यदि पोलराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर या परिवर्तन नहीं होता है तो वह प्रकाश अध्रुवित है। आंशिक ध्रुवित प्रकाश, यदि पोलराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो किंतु तीव्रता कभी भी शून्य न हो तो वह प्रकाश आंशिक ध्रुवित कहलाता है। सी है समतल ध्रुवित प्रकाश। यदि पोलराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो और एक पूरे चक्र में तीव्रता 2 या 2 से अधिक बार में शून्य हो जाए तो वह प्रकाश समतल ध्रुवित है। नंबर 5, पोलराइड कैमरा और फोटोग्राफी में, इसके लिए कैमरे के अभिदिशक लेंस के सामने पोलराइड लगा देते हैं। वस्तु से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश पोलराइड से बिना कटे कैमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है, किंतु पृष्ठभूमि से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश को पोलराइड रोक लेता है, जिससे वस्तु अधिक प्रकाशित तथा पृष्ठभूमि अधिक काली दिखाई देती है। फलस्वरूप फोटो का विपर्यास यानी कंट्रास्ट जो है उत्तम आता है। 3 जो है नंबर 6, 3 विमा वाले चित्रों को देखने में भी ये सहायक होता है। वायुयान, ये वायुयान है बच्चों। वायुयान और ट्रेनों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को भी ये नियंत्रित करता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं, गुण हैं, देख लीजिए। अब आता है अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर क्या होता है, देखते हैं जरा क्या है। ये अध्रुवित प्रकाश है और इधर समतल ध्रुवित प्रकाश दिया हुआ है। तो नंबर 1 है अध्रुवित प्रकाश में विद्युत वैक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं, ध्यान रखना ये। नंबर 2, यदि अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है तथा पोलराइड को प्रकाश किरणों के परितः घुमाया जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना, अध्रुवित प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है तथा पोलराइड को प्रकाशित किरणों के परितः घुमाया जाए तो प्रकाश की तीव्रता विशेष स्थितियों में अधिकतम और विशेष स्थितियों में न्यूनतम होती है, ध्यान रखना इसको। नंबर 3, साधारण प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य बल्ब आदि से प्रकाश प्राप्त हो जाते हैं, अध्रुवित प्रकाश प्राप्त है, लेकिन पोलराइड से गुजरने के बाद प्रकाश जो होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश ही प्राप्त होता है। तो ये कुछ अंतर हैं, आपको करने पड़ेंगे। और थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में क्या अंतर है, वो भी देख लेते हैं जरा। ये है तरंगे, ध्वनि तरंगे और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। नंबर 1, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में उत्पन्न होती हैं। ये क्या है, ये तरंगे माध्यम के कणों के कंपन से उत्पन्न होती है। नंबर 2, ये तरंगे सभी माध्यमों में अनुप्रस्थ तरंगे होती है और ये तरंगे वायु में अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। नंबर 3, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके लिए तो होती है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों का ध्रुवण होता है चुंबकीय तरंगों का, लेकिन इन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। नंबर 5, इन तरंगों की चाल अत्यधिक होती है, प्रकाश के वेग से चलते हैं निर्वात में। इन तरंगों की चाल अपेक्षाकृत कम होती है, 0 डिग्री सी पे 332 मीटर प्रति सेकंड ही होती है। चलिए कुछ प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। एक आवृत्ति तथा एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की 2 तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के मध्य कलांतर कितना हो कि परिणामी तरंग का आयाम a हो जाए। चलिए देखते हैं, परिणामी तरंग का आयाम a ले रहे हैं तो r का मान तो a ले लिया, लेकिन सूत्र जो होता है वो क्या होता है, r बराबर होता है √ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये सूत्र होता है। जरा मान धर दीजिए, इसका मान तो a हो जाएगा और ये सारे मान बराबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा और 2a स्क्वायर cos फाई हो जाएगा। तो इसका वर्ग कर दीजिए तो a स्क्वायर वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा और 2a स्क्वायर cos फाई हो जाएगा। तो देखिए ये इधर जाकर के क्या होगा, कम हो जाएगा ये। अब जरा इसको भेज देते हैं इधर, इधर जो हो जाएगा तो ये a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना है 2a स्क्वायर cos फाई है। तो देखिए लिखते हैं 2a स्क्वायर cos फाई का मान जो है माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट जाएगा, -1 हो गया तो cos फाई का मान -1/2 हो गया। तो cos फाई का मान -1/2, cos 120 अंश का मान होता है तो फाई का मान 120 अंश हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले केस में क्या कहा है, परिणामी जो है r है वो √2a है, रख दीजिए मान इसमें। सूत्र यही रहेगा, r बराबर √ कितना है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस
2a1a2 cos फाई। मान रख दीजिए r का मान √2a है और यहाँ सारी तरंगें बराबर भी हैं, यानी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा और cos फाई हो जाएगा। वर्क कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, इधर जोड़ देते हैं 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर cos फाई हो जाएगा। ये 2 स्क्वायर कट जाएगा तो 2a स्क्वायर cos फाई का मान 0 हो जाएगा, यानी cos फाई का मान 0 हो जाएगा। और cos फाई का मान जब 0 हो रहा है मतलब क्या हो गया, ये cos 90 माना जाएगा। तो फाई का मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया। इनके बीच में कालांतर कितना होगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बड़े आराम से कर सकते हैं आप लोग। उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है। तीव्रताओं का अनुपात यानी I1 बटे I2 का मान दिया हुआ है कितना, 1:9। लेकिन I1 बटे I2 का जो सूत्र होता है वो A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर होता है। मान धर दीजिए तो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर 1/9, तो A1 बटे A2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना A1 बराबर A और A2 बराबर 3A हो गया। यहाँ क्या पूछ रहा है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी I मैक्सिमम चाहिए और I मिनिमम चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। I मैक्सिमम में तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी A1 प्लस A2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और I मिनिमम में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए पहले लेते हैं A प्लस 3A हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3A माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, ये 4A हो गया। 4A का मतलब 16A स्क्वायर और ये 2A बच जाएगा। 2A का मतलब 4A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, A स्क्वायर स्क्वायर, और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/1, यानी I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, यानी I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम कितना हो गया, ये 4:1 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये इस तरह का प्रश्न तो आपको 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा और यहाँ तो मिल ही रहा है आपको करने के लिए। चलो कर लेते हैं। यंग के द्विस्लेट प्रयोग में दोनों स्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, यानी स्मॉल d का मान दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदल रहा हूँ, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। स्लीटों के तल से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, ये कैपिटल D का मान 1 मीटर दे रखा है। और तरंग दैर्ध्य जो है 500 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया है, यानी कि लैम्डा दिया है वो 500 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करिए। फ्रिंज की चौड़ाई W बताया था मैंने, सूत्र होता है D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। रख दीजिए, D का मान 1 है, लैम्डा का मान आपको पता ही चल गया है 500 गुणा 10⁻⁹ है। स्मॉल d का मान ये दिया हुआ है 1 गुणा 10⁻⁻3। और क्या दिया हुआ है, स्मॉल d का मान मिल गया हमें, ये कैपिटल D लैम्डा, ये पूरा मान हम लोगों ने रख दिया है इसके अंदर। अब देखिए कितना आता है, ये ऊपर पावर जाएगी और कितनी बन जाएगी देखते हैं। ये तो 500 है, 500 की 2 जीरो मैंने इधर दे दी है, तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात। देख लेते हैं 10 की घात, ये तो माइनस का 9 है, प्लस का 2 और हो गया और ये प्लस का 3 और पहुंच गया। तो कितना हो गया ये बच्चों, देखो ध्यान से, 5 गुणा 10 की घात, ये माइनस का 5 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा, इतने मीटर हो गया। या इसको मिलीमीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात -3 मीटर, या इसे कहेंगे 0.5 मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर है, यानी कैपिटल D का मान 1.5 मीटर दिया हुआ है। स्थित है 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए। लैम्डा का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि इसको बदलते हैं पहले, 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात -10 होता है एंगस्ट्रॉम और 3 जीरो और चलेगी, तो 6 की घात 10 की घात -7 हो जाएगा लैम्डा। चलिए आगे क्या करें, प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई 1 मिलीमीटर है, यानी कि आपका फ्रिंज की चौड़ाई W होती है, 1 मिलीमीटर है, तो 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इसमें
सारा गेम जो है केवल यूनिट का है। अगर इकाई आपने एक जैसी नहीं करी तो प्रश्न को कभी हल नहीं कर पाओगे। स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी स्मॉल डी को ज्ञात करना है। चलो देखते हैं करके। क्या था, डब्ल्यू का मैंने सूत्र बताया था, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। तो डब्ल्यू का मान तो दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ और कैपिटल डी का मान दिया हुआ है हमें कितना 1.5 है। लैम्डा का मान दिया हुआ है 6 गुना 10⁻⁷ और स्मॉल डी तो निकालना है, तो स्मॉल डी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुना 6 गुना 10⁻⁷ और बटे में आ जाएगा कितना 1 गुना 10⁻³ तो ये देख लेते हैं 15 छक्का 90 हो जाएगा ये, तो 9.0 हो जाएगा ये और गुना 10 की घात कितना हो जाएगा -7 तो ये और ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये 9 गुना 10 की घात हो गया -4। स्मॉल डी का मान ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे 0.9 इंटू 10⁻³ मीटर लिखेंगे या इसको 0.9 मिलीमीटर कह दीजिए, मिलीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, आराम से कर लेंगे इसको। चलिए एक आधे प्रश्न और देख लेते हैं। यंग के द्विस्लिट में 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए स्लिट के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई इतनी प्राप्त होती है। स्लिटों से उतनी ही दूरी पे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। चलिए देखते हैं, पहले सूत्र लगा लेते हैं। डब्ल्यू बराबर है हमारे पास डी लैम्डा स्मॉल डी, तो इसमें लैम्डा दिया हुआ है और स्लिटों के बीच की दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर और फ्रिंज की चौड़ाई दी है। तो सूत्र जो है हमारे पास देख लेते हैं। तो W1 बटे W2 का जो सूत्र आ जाएगा कितना आ जाएगा λ1 बटे λ2 हो जाएगा और D2 अपॉन D1 आ जाएगा। ये सूत्र लग जाएंगे हमारे। देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है। तो λ1 दिया हुआ है कितना, λ1 का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम में रहने दीजिए। λ2 का मान दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। चलिए और क्या दिया हुआ है, D1 का मान दिया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर D1 का मान दिया है। D2 का मान हमें निकालना है। D2 का मान भी दिया हुआ है कितना, दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई इतनी है, 50 सेंटीमीटर यानी कि ये फ्रिंज की चौड़ाई ले रहा है। तो स्लिटों से उतनी ही दूरी पर जहां पर जो है ध्यान रखना है स्मॉल D1 और स्मॉल D2 दोनों बराबर दिए, वो स्मॉल D मान लिया मैंने और कैपिटल D1 D2 ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ये चेंज नहीं कर रहे हैं लोग। तो W1 का मान दिया है कितना 0.048 दिया हुआ है। W2 हमें निकालना है। λ1 का मान दिया हुआ है कितना 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 एंगस्ट्रॉम में रहने दीजिए। λ2 का मान दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम रख दीजिए, पूरा कट जाएगा, ये पूरा का 3 जीरो के 3 जीरो से ही कट जाएगा पूरा। तो W2 का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 0.048 है ये और ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 6 से काट दीजिए तो दशमलव ये आ जाएगा 0 और 6 8 48, तो ये 08 आ जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा, तो 0.040 क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आएगा ये। तो ध्यान रखना है इसकी चौड़ाई जो है कितनी हो जाएगी 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। अब ये एक और प्रश्न दिया हुआ है, उदाहरण आपका 6 है। यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर है। दो स्लेटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी 0.03 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है तो 0.03 गुना 10 की घात -2 मीटर हो गया। 1.5 मीटर की दूरी पे पर्दा रखा हुआ है, यानी कैपिटल डी का मान है 1.5 मीटर। पर्दे पर चौथी दीप्त फ्रिंज बन रही है, यानी n बराबर 4 हो गया और दीप्त है तो दीप्त का मैंने सूत्र बता रखा कितना है। दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी जो होती है वो कितनी होती है ये बताना पड़ेगा आपको। xn का सूत्र कितना होता है, n होता है और d लैम्डा अपॉन स्मॉल d होता है। चलिए रख लेते हैं इसमें, तो इसमें सारे मान रख देते हैं। और ये क्या है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चौथी दीप्त की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी दे रखी है, यानी दीप्त की फ्रिंज की दूरी दे रखी है। दूरी कितनी दी है, दूरी बराबर दी है 1 सेंटीमीटर। इसको बदल दीजिए तो 1 गुना 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। दीप्त फ्रिंज की दूरी है ये।
चलिए मान रख करके देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये दूरी आपकी 1 गुना 10 की घात माइनस 2 दी हुई है। एन का मान 4 दिया हुआ है, कैपिटल डी का मान 1.5 दिया हुआ है, लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है और स्मॉल डी का मान भी दिया हुआ है। कहाँ स्मॉल डी का मान है? 0.03 गुना 10 की घात माइनस 2। तो लैम्डा का मान निकल के कितना आ जाएगा? सबकी इधर गुणा हो जाएगी, तो 1 गुना 10 की घात माइनस 2 है गुना 0.03 गुना 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा और बटे में जो आएगा वो 4 हो गया और गुना कितना है? 1.5। अब ये दशमलव हटा दीजिए, ये दशमलव हट गया यहाँ पे और यहाँ एक 10 आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा। और कुछ कटता है? और तो नहीं कुछ कटता दिखाई दे रहा। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया? ये 1/20 हो जाएगा। ये तो 4 पंजे 20 हो गया, बल्कि 200 कर दीजिए इसको और गुना 10 की घात बाद देख लीजिए -2, ये -2 माइनस ये माइनस का 4 हो गया है। तो लैम्डा का मान वास्तव में कितना हो गया? 1/2 गुना 10 की घात माइनस 6 कर दें, 2 यहाँ से दे दे रहा हूं तो माइनस का ये 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 0.5 गुना 10 की घात माइनस 6 मीटर, या इसको बदलोगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये लैम्डा हो गया और ये आंसर हो गया। ध्यान रखना बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। इसकी सहायता से ये बदला जाता है, तो आप लोग बदल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण नंबर 14 पे चलते हैं। एक पारदर्शी माध्यम में ध्रुवण कोण दे रखा है, कितना दे रखा है? IP दिया हुआ है 60 अंश और इसका माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो माध्यम के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आता है म्यू बराबर tan IP। IP जहां ध्रुवण कोण है तो tan IP का मान कितना है? 60 अंश है। 60 अंश का मान √3 होता है और ये 1.732 मान होता है। तो अपवर्तनांक ये आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान भी बताना है। तो अपवर्तन कोण का मान जो होता है ये आपको पता है कि IP प्लस R का मान 90 अंश होता है। तो IP का मान दिया हुआ है 60 अंश प्लस का R बराबर 90 अंश, तो R का मान हो जाएगा 90 अंश माइनस का 60 अंश, तो R का मान कितना आ गया? 30 अंश आ गया और यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं बस अभी यहीं पे रोकना शुरू करूंगा। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और कम से कम मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो बच्चों कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो, लाइक करके ही मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।